एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर जी। राज बब्बर जी ने जिस जिस क्षेत्र में कदम रखा वहां पर सफलता ने उनके कदम चुमे, फिर चाहे वो एनएसडी हो, ड्रामा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर फिल्म का हो। फिल्मी जगत में भी जब उन्होंने कदम रखा तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी हीरोइन थी उसके साथ ने काम किया, और वहां भी सबसे बड़ी बात यह है, चाहे उनको विलेन का रूप दिया गया हो या मुख्य किरदार में रहे हो, दोनों जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। करीब 200 फिल्में उन्होंने की हैं। आज हमारे सामने हैं, हम उनसे बात करेंगे, राजनीति के विषय में भी बात करेंगे, उनकी फिल्मी कैरियर के विषय में भी बात करेंगे। बब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने 1989 में जनता दल ज्वाइन किया था, बीपी सिंह साहब जिस समय थे। जी नहीं, मैंने कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने एक समर्थक के रूप में आया था, प्रचार किया था और प्रधानमंत्री बन गए, वापस चला गया। पहली बार 93 में भी मैंने प्रचार किया था, लेकिन 94 में जब मुलायम सिंह जी ने मुझे राज्यसभा में भेजा तो उस वक्त पहली बार मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ली थी। उससे पहले मैंने कभी किसी पार्टी की सदस्यता। आपने जनता दल का प्रचार किया था? मैंने प्रचार किया था। नहीं, उसके बाद में 91 में आपने सपा ज्वाइन की। 93 में सपा का मैं जो है विधिवत रूप से कार्यकर्ता है, विधिवत रूप से सदस्य बना था 94 में, जब मुझे राज्यसभा दी जा रही थी। आप 5 बार सांसद रहे, 2 बार लोकसभा सांसद, 3 बार लोकसभा, 3 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद। सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी ने, क्या लगता है, आप तो फिल्मी जगत से आते, पहले आप ड्रामा में थे, एनएसडी से आपने वहां पर किया, फिर आप फिल्मी जगत में गए, 200 फिल्में किया, जबरदस्त किरदार निभाया, अचानक से राजनीति में कैसे आना होता? नहीं, अचानक नहीं था। मैं विद्यार्थी जीवन में मैं एक कहना चाहिए स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और सोशलिस्ट मूवमेंट से के साथ जुड़ा हुआ था। गांधी का प्रभाव था हमारे ऊपर और उस विचारधारा से मैं बहुत ज़्यादा करीब था, और यही वजह है कि जब किसी पार्टी को ज्वाइन करने का वक्त आया तो ये सब पुराने परिचित थे, कुछ विद्यार्थी जीवन से, कुछ हमारे सीनियर थे, कुछ ऐसे लोग थे, तो उनके साथ संपर्क रहने की वजह से वो मुझसे संपर्क किया उन्होंने और मैंने उनसे संपर्क किया। लेकिन जब आपने जनता दल का प्रचार किया था उस समय मुलायम सिंह यादव वो भी थे उसमें, और बीपी सिंह को छोड़ के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। हाँ, लेकिन मेरा कोई पार्टियों से लेना देना नहीं था। अच्छा। तो मैंने कभी ना तो मैंने ये सोचा कि वो किस पार्टी में थे और किस नहीं। मैंने साथ दिया बस। उसके बाद में फिर मेरा कोई पॉलिटिकली कोई इस तरह का कोई एजेंडा नहीं था कि साहब कौन किस पार्टी में और मैंने किस पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी में कैसे आपको लगा कि जाना चाहिए, वहां पर काम करना चाहिए? जिन मूल्यों को लेकर मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जिनको बढ़ा था और जब मुझे नाम देखा उस पार्टी में तो फिर मुलायम सिंह जी से पहले से परिचित था मैं। बेशक मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मुझे जानते थे, लेकिन हम उन्हें जानते थे। हम आगरा में पले बड़े थे और मुझे याद है कि जब वो पहली बार जब मथुरा से पहलवानी जीत कर आए थे, कुश्ती जीत के आए थे, तो आगरा से होकर गए थे और उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ था। तो मैं जानता था और ये कहना चाहिए कि किसी को आप जब जानते हो तो उसकी करीब उसके कुर्बत जो है कहीं ना कहीं तो याद रहती है, खासकर वो जो लड़कपन में या बचपन में जो यादें हों। तो लगातार आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे, आपने पार्टी को काफ़ी आगे बढ़ाया। 93 में जब पार्टी शुरुआत हुई थी उसके बाद से बहुत तेज़ी से पार्टी आगे बढ़ी और एक समय उनके पास में 40 MP तक आ गए थे। तो क्या लगा कि एक बड़ा काम किया था आप लोगों ने उस समय पार्टी को आगे बढ़ाने में? हाँ, हमने मेहनत की थी और हम जिस विचारधारा को लेकर मेहनत कर रहे थे वो 40 MP के आने के बाद ही मुझे लगा धीरे धीरे फिर उस वक्त जो है वहाँ पे कोई और विचारधारा आना शुरू हो गई और इसकी वजह से हमें निकाल दिया गया। 2004 में आपने पार्टी छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी। 2006 में मुझे निकाल दिया गया।
क्यों निकाला गया? कुछ आपसे हमारे के न्यूज के दर्शकों को शेयर करना चाहिए ना। पुरानी बात हो गई, जिसने निकाल दिया उसने क्या। अब आप पूछेंगे आज जो नहीं, आप जिन दूसरी विचारधारा की बात कर रहे हैं, क्या वही विचारधारा आज फिर हावी हो रही है, इसीलिए इतना सब तूफान चल रहा है? ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये उनके घर का मसला है, उनकी पार्टी का मसला। आज मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ और एक जिम्मेदार पद पर हूँ, तो मुझे शोभा नहीं देता कि मैं किसी के पारिवारिक या किसी की भी पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल दूँ। जाना जाता है, आपके विषय में बात कही जाती है कि आप जो कर लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, चाहे वो ड्रामा का क्षेत्र हो, फिर फिल्मी जगत हो, राजनीति हो, आपने क्या समाजवादी पार्टी से निकल के ये प्रण किया था कि हमको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, और यही कारण है कि कन्नौज में डिम्पल यादव को हराया आपने? नहीं, मैं फिरोजाबाद में डिम्पल जी के खिलाफ मैं नहीं था। डिम्पल जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आई थी, मैं तो वहां पर सीट खाली थी और समाजवादी पार्टी ने तो कोई अपना प्रत्याशी घोषित भी नहीं किया था। उस वक्त सोच रहे थे वो, कभी वो सोचते थे कल्याण सिंह जी का बेटा आएगा, कभी सोचते थे रामविलास पासवान आएगा। परिवार से तो उनके कोई मतलब था ही नहीं किसी का। तो मेरा तो जो है चुनाव का प्रत्याशी मैं 24 अगस्त को अनाउंस हो गया था, और ये जो है प्रत्याशी बनकर आई 4 सितंबर को, यानी पहली बार अनाउंसमेंट हुआ 4 सितंबर को। तो मेरा मानना यह है कि मैंने कभी परिवार के खिलाफ, और फिर मैं कभी किसी दूसरे को जवाब नहीं देता हूँ। मैं सवाल अगर सामने कोई आता तो जवाब अपने आप को देता हूँ। इन्होंने अगर ये कहा कि मैं परिवार के खिलाफ था, तो मैंने अपनी इस बार फिरोजाबाद जीती हुई सीट से जैसे ही मुझे पता लगा कि मैंने पूछा रामगोपाल जी से, मैंने कि आपका परिवार में से खड़ा हो रहा है कोई? तो बोलते हाँ मेरा बेटा खड़ा, तुम्हारा भतीजा खड़ा हो रहा है, ये लफ्ज़ थे उनके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर हमारा भतीजा खड़ा हो रहा है तो चचा उसके सामने नहीं आएगा। वो अपनी जीती हुई सीट छोड़ के आया अभी 2014 के चुनाव। तो मैं इसमें कोई गरूर नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कॉन्शियस जो है, मैं अगर जो बात कह रहा हूँ, अगर उस बात पर चल रहा हूँ या उस वचन को निभा रहा हूँ, तो मेरे अंदर और ताकत आती है। मैं चुनाव हारा, बुरी तरह हारा, मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, और मैं इस बात के लिए हमेशा सर उठा के सेक्रीफाइस किया? नहीं, सेक्रीफाइस नहीं कहूँगा, कि मैंने जिस बात को कहा था कि मैंने इनके परिवार के खिलाफ ना कभी खड़ा हुआ हूँ ना हूँगा, मैंने उसको निभाया। अब आगे के लिए खत्म हो गया, उन्होंने मेरे खिलाफ खड़ा किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं तो कभी नहीं था, मैंने साबित कर दिया। अब आगे देखेंगे अब क्या होता है। लेकिन आपने अपना वचन निभाया, लेकिन जब भी कार्यक्रम होता मिसेज को, जब आपको अवार्ड मिला, आप भी वहाँ पर थे, अखिलेश भी स्टेज पर थे, आप नीचे बैठे थे, अखिलेश ने आपको कई बार मंच पर बुलाया लेकिन आप नहीं गए। देखिए, उस कार्यक्रम के अंदर मैं तो अखिलेश का बड़प्पन मानता हूँ उसमें, कि उसने मंच पर ऊपर जो है ऊपर से कहा, लेकिन वो कार्यक्रम जो था राजनीतिक नहीं था, वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री अवार्ड देने आए थे, और ये मेरा और अखिलेश जी का व्यक्तिगत वो था कि वो मुझे चाहते थे कि मैं ऊपर आऊँ। लेकिन वो जैसे ही नीचे उतर के सीढ़ियों से आए तो मैं खुद चलकर नीचे गया और सीढ़ियों से उनसे जाके मिला। तो उनको कहा, मैंने कि दोस्त, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में वो एक अखलाक था, आपने मुझे ऊपर कहा, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं पत्नी को जब अवार्ड दे रहे थे आप, उस वक्त मैं ताली बजाने आया था, तो मैं उसके साथ में खड़ा होता नीचे साथ में, तो वो बात थोड़ी सी अलग थी। मैं तो स्पेशली इसलिए आया था कि पत्नी को मंच पर अवार्ड मिलेगा और मैं नीचे से ताली बजाऊंगा। लेकिन आप स्टेज पर जाते तो दोनों का सम्मान बढ़ता ना, क्योंकि आप इतने बड़े किरदार हैं, आपने 200 फिल्में की हैं, आपका फिल्मी जगत में इतना नाम है, और मुख्यमंत्री जी आपको बुलाया तो आप जाते तो अच्छा लगता ना सबको। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इस बात को मानना चाहिए कि जिसका जो ड्यू है उसको मिलना चाहिए। और हमारी प्रॉब्लम यही है हम लोगों की कि हम वजन ढूंढते हैं कि मेरा वजन इसके ज़्यादा हो जाएगा और मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है कि वजनदार वो होता है कि जो सामने वाले को जो उसको उस वक्त जो है जो उसको मिल रहा है उसके लिए खड़ा हो और उसको सराहे। नहीं कि एज ए हस्बैंड भी तो आपको वहाँ, अभी तो एज ए हस्बैंड गया था लेकिन आप ऊपर नहीं गए। अब तो आप ये चाहेंगे कि प्रधान पत्नी हो और प्रधान पति जो है वहाँ सांप खड़ा हुआ है। मुझे लगता है मेरी पत्नी प्रधान थी, प्रधान पति के रूप में नहीं बल्कि एक रियाया के रूप में नीचे था।
अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बना के बहुत बड़ा कदम उठाया यहाँ पर, और क्योंकि कांग्रेस पिछले 27 साल से यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी और यही कारण है कि शायद आपको एक पुनर्जीवित कर, कैसे करेंगे इसको, क्या प्रोग्राम है, क्या एजेंडे हैं आपके? देखिए, कतई ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे इसलिए लाया गया है कि मैं पुनर्जीवित करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस जीवित है और इसके लिए किसी अतिशयोक्ति की या किसी के वक्तव्य की ज़रूरत नहीं है। जो आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, 27 साल यूपी बिहार की जो यात्रा चल रही है, फिर जो एक किसान यात्रा राहुल जी की चल रही है, उसमें बुजुर्ग लोग जो हैं वो घरों से निकल आए है ना। शीला जी की यात्रा, हम लोगों की यात्रा, इसमें लोग बाहर निकल रहे हैं तो कौन है, और उसमें बाकायदा कांग्रेस के पुराने बुजुर्ग, यंग, सब लोग बाहर निकल रहे हैं। मुझे इसलिए लाया गया यहाँ पर कि उनको, मेरी पार्टी के नेताओं को, मेरे नेतृत्व को लगा है कि आदमी मेहनत करता है और इस चुनाव के इस मौके पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो राहुल गांधी जी का जो एक सपना है कि हम कांग्रेस जन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कनेक्ट रखे, संपर्क में आए, तो मुझे उनको लगा कि ये मेहनती आदमी है, संपर्क करता है लोगों से, व्यक्तिगत रूप से मिलता है, तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इस संपर्क का दायरा और बढ़ाऊं। ब्रेक पर जाने का समय हो गया, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जान लेते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां अब, चूंकि जैसे आपने बताया कि बहुत ही व्यापक वो हो गया है, सब कोई पीके को, आपने पीके को हायर किया, वो आपका चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं, बीजेपी ने IITN को हायर किया, समाजवादी पार्टी ने जो हिलरी क्लिंटन है उनका जो कंपेन देख रहे हैं उनको हायर किया यहाँ पर पूरे प्रदेश में। क्या लगता है कि अब लोगों से जुड़ना उतना बात नहीं, लेकिन कैसे लोगों को बरगलाना है, ये बात हो गई है, कैसे उनके दिल को जीता जाए या कैसे उनके मन को जीता जाए, इसलिए पार्टी कर रही है। मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए क्या है, वक्त लोगों के पास में कम रह गया है, हर व्यक्ति व्यस्त है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी पड़ती है और पहुंचाने के लिए आपको आयाम ढूंढने पड़ते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस आपके लिए ज़रूरी है, जिस तरह से आपके चैनलों के लिए TRP ज़रूरी है। TRP का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोग्राम को देखें, वो TRP बनती है। तो हमारी भी TRP बढ़ाने के लिए राजनीति में भी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, उसके साधन ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी TRP बढ़ाने के लिए चैनल भी कुछ ऐसा दिखाने लगते हैं, सांप बिच्छू ये सब, तो लोग उनको फिर क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि शुरू में पसंद करते हैं लेकिन बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। क्या नहीं लगता है कि पीके जैसे लोग आकर के पूरा हावी हो जाते हैं और अपना एजेंडा तय करने लगते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया और बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया। जो सांप बिच्छू दिखाते हैं, अब कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके बारे में, उसका काम, वो सांप बिच्छू दिखाना जो होता है वो चैनल का रिपोर्टर नहीं दिखाता, वो चैनल के मैनेजमेंट जो है उस तरह का ढांचा ढूंढते हैं। वो तो कहता है कि साहब देखो आजकल ये बिच्छू दिखाओ, नाग नागिन का डांस दिखाओ, तो इस पे ऑडियंस मिलेगी आपको। तो कौन दिखाया? यानी नेतृत्व, मैनेजमेंट, हेड, विचार। हमारी पार्टी ऐसे कोई सांप बिच्छू नहीं दिखाती। हमारी पार्टी के पास में अगर कुछ है विरासत में, तो उसके पास में गांधी है, उसके पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके पास में मौलाना आज़ाद हैं, सरदार पटेल हैं, कि जिनके विचारों को हमने आगे लेके चलना है। राज बब्बर साहब, कांग्रेस पुनर्जीवित हो, ये लगातार बात हो रही है। हमने पिछला चुनाव भी कवर किया जब 2014 का, तो उसमें प्रियंका काफ़ी सक्रिय नजर आई और एक सीट से निकल के 2-3 सीटों पर पहुंची थी। आपने मीटिंग की थी, उनके घर जाके मीटिंग की। क्या अब वक्त आ गया कि वो पूरे प्रदेश में भ्रमण करें या आने वाली है, जैसा कि हमारे पास खबर है कि 18 मंडलों पर वो करेंगी? अभी जैसे आपने बोला कि पुनर्जीवित, पहले तो कह रहा हूँ कि पुनर्जीवित नहीं, कांग्रेस जीवित है। और कांग्रेस और थोड़ी जान फूकेंगी। कांग्रेस जो है प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की रगों में है, और वो विचार है, वो विचार है जिसके अंदर एक व्यक्तिवाद नहीं है, जिसके अंदर जो है सांप्रदायवाद नहीं है, जिसके अंदर जो है किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। तो ये एक वो विचार है जिसमें कि सब कुछ एक साथ लेके चलने वाला। इसलिए
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस से अपने आप को जुड़ा हुआ ना महसूस करे। क्या ये जो हमेशा कहा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, क्या प्रियंका इसीलिए बाहर नहीं आती कि राहुल का कैरियर चौपट हो जाएगा? क्योंकि राहुल 2004 से जब से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है, उनके पास अभी तक कुछ बताने के लिए अच्छा बचा नहीं है कि कोई चुनाव मेरे ख्याल से जो लोग उनके बारे में बात करते हैं उनको जरूर देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें जो राहुल गांधी ने की हैं। नेतृत्व के माने ये नहीं होते हैं कि भाषण दे। 56 इंच की लंबी जबान खींच के आप अपनी छाती की चौड़ाई नहीं बता सकते हैं। आप बड़े बयान देते रहें, उससे आपकी छाती का साइज नहीं बढ़ता है। बयान बहुत अच्छे देंगे आप, हो सकता है बयान देते आ रहे हैं आप। पाकिस्तान को आपने बोला कि आज आपकी विदेश नीति जो है वो आपका इवेंट मैनेजमेंट हो गया है। विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री, भाषण देते हैं, तालियां बजवाते हैं, किसी के देश में जाकर ढोल बजाते हैं, किसी के देश में जाके बांसुरी बजाते हैं, कहीं रंग बिरंगे कपड़े पहन के उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, कहीं सिर पे जो है रंग बिरंगे टोप पहन लेते हैं, किसी के बिना शादी में बुलाए हुए शादी में चले जाते हैं, किसी के यहाँ नाश्ता करने चले जाते हैं। ये विदेश नीति नहीं है। उनको लगता है कि विदेश नीति जो है इवेंट नीति नहीं होती है। विदेश नीति देश की होती है और देश को सामने रखने के लिए देश के बारे में सोचना पड़ता है। राहुल गांधी जबान की राजनीति नहीं करते हैं, कर्म की राजनीति करते हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री जी को, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको एडोल्फ हिटलर कहा था? मैंने तो कहा था कि 1924 के अंदर गोबोल पैदा हुआ था जी, जो हिटलर को बनाने वाला था, और 1924 में ही आरएसएस पैदा हुई, जो वक्त वक्त पर हिटलर बनाने की कोशिश करती है इस देश में। और ये हिटलर कभी चले नहीं। बेशक ये हिटलर अपने ही लोगों पर वार कर लेते हैं, अपने ही पार्टी के बुजुर्गों को वो कोना दिखा देते हैं और उनको संरक्षण मंडल के बजाय उनको अंदर मंडल में कर देते हैं। तो ऐसे लोगों चलते नहीं हैं, और मैंने जो कहा था उसमें कहीं कुछ गलत नहीं कहा था। आपने एक और विवादित बयान दिया था, जब ये तय हो रहा था कि गरीबी की रेखा तय हो रही थी, उसमें कहा था कि अगर एक आम आदमी 16 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है इवन मुंबई में, और 28 रुपए में शहरी के लोग 28 रुपए में खाना खा लेते हैं। हालांकि बाद में शायद आपने रिग्रेट भी किया ना तो मैंने 16 कहा ना मैंने 28 कहा, बल्कि मैंने और कम कहा, 14 का 12 रुपये कहा था, समझे ना। और 28 रुपया मैंने ये कहा था कि जिसकी जेब में खर्च करने को हो। ये मेरे आंकड़े नहीं थे, ये आंकड़े जो एक एजेंसी है यूएन की उसके थे। और मैंने किसी भी आप मुझ जैसे व्यक्ति के लिए नहीं कहा था, जो किसी रेस्टोरेंट में जाके जहाँ पे एक वेटर सर्व करेगा, है ना, या किसी काउंटर पे जाके बाकायदा वहाँ से अंदर से गरम गरम करके आपको देगा, मैंने उसके लिए नहीं कहा था। मैंने उसके लिए कहा था जो व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे है, जो पेट भर के काम करने के लिए निकलता है, जो पेट भर के सिर पे ईंटें रख के मजदूरी करके बिल्डिंगें बनाता है, मैंने उस व्यक्ति के लिए कहा था। लेकिन मीडिया के साथियों ने उसको मध्यम वर्ग से जोड़ दिया, इसलिए मैंने उसको वापस लिया कि मैंने बात मध्यम वर्ग के लिए नहीं की, बिलो पॉवर्टी लाइन के, मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के, और वो भी वो लोग जो सिर्फ पेट भर के काम करने जाते हैं। अच्छा, पीके ने एक जो प्लान बनाया था, काफी ठीक प्लान है, उसमें वो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर दिखाया, शीला जी 80 साल के हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किए, लेकिन 80 साल की एक महिला क्या उतना काम कर पाने में सक्षम थी? क्या वो इस चीज को गेज नहीं कर पाए थे? तो ये कि किसी पीके साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का फैसला किया
कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा देंगे। और तो क्या ब्राह्मण में कोई और चेहरा नहीं था? अगर ब्राह्मण चेहरा देता आपको गलत फहमी है, आप उनको ब्राह्मण की तरह से ले रही हैं। उनका क्या कसूर ब्राह्मण परिवार में, अगर वो हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं। वो शीला दीक्षित का जो बड़ा चेहरा है वो है उनके अनुभव का। भाजपा का नारा है इस आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कि सपा साफ, बसपा हाफ और कांग्रेस साफ। आप कैसे देखते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे ऐसा सुनने में आया कि वो अपनी हाफ पैंट चेंज करके फुल पैंट बनाने वाले हैं। जब बना रही तो जब पहन के आएंगे तब देखेंगे। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है उसको कैसे रेट करते हैं आप? समाजवादी पार्टी की सरकार है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सी सरकार है। सरकार होती तो जिस तरह से बुलंदशहर में मच्छी के साथ में जो हालात हुए, आए दिन कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती, जिस तरह से यहाँ तो यही हो रहा है कि किसके बंटवारे में क्या आए, किसके बंटवारे में क्या जाए। तो सरकार तो नहीं है, पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है, इसलिए प्रदेश की जनता जानती है। आपको क्या लगता है, आपके अपने क्या चांसेस हैं? कितनी सीटों पर आप दावेदारी करें? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप 60 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। किसने आपसे ये कह दिया? जो अंदर की खबर है। अंदर मुझे तो पता नहीं, मैं भी अंदर ही रहता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी खबर नहीं आई अभी तक। मैं तो आपको बड़े लिख के दे रहा हूँ, ठोक के बजा के कह रहा हूँ सरकार कांग्रेस बनाएगी। क्या मिलजुल के सरकार बनाएंगे? हमारी तो मिलजुल के ही बनाएंगे, हम तो जनता से मिलके बना रहे हैं। नहीं, किसी पार्टी से भी मिलकर? पार्टियां किसी क्या मिलना है? वो पार्टियां तो आपस में मिल के दिखा दिया उन्होंने कितना किसके सीखा। हमारी मिलावट, हमारा गठबंधन, हमारे जिससे मांगने जा रहे हैं वो हमारी जनता है, हम उससे गठबंधन करेंगे, उससे मिलके बनाएंगे। आपने 1975 में एनएसडी ज्वाइन किया था, वहाँ के एल्यूमिनियम। आपने मुंबई का रुख किया। मैं थिएटर करता रहा। 78 में मुझे कुछ लोगों ने देखा, जिनमें सलीम जावेद थे, प्रकाश मेहरा थे, B.R. चोपड़ा साहब थे। इन लोगों ने मेरे प्लेज वगैरह देखे और फिर कुछ मेरे बारे में चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और बस सिलसिला शुरू हो गया। आपकी जो सबसे चर्चित पहली फिल्म थी इंसाफ का तराजू, जो मुझे याद है, जिसमें आपने खलनायक का किरदार अदा किया था, बहुत फेमस थी। आपको खलनायक का अवार्ड भी मिला था उसमें। और उस समय की जो सबसे बेहतरीन अदाकारा थी रीना रॉय, शायद आपने उनसे जीनत अमान के साथ भी था, और उससे पहले आपने रीना रॉय के साथ 100 दिन सास के 100 दिन सास के किया था। तो क्या लगता है, आपने विलन से, आपकी विलन एक जो खलनायक की बहुत जबरदस्त भूमिका है, तो उसके बाद आप कैसे हीरो के रूप में कैसे आ गए? वजह ये थी कि मुझे चोपड़ा जी ने जब सब्जेक्ट सुनाया, मैंने सुनाने से पहले मुझसे कहा कि राज, ये एक जीनत का रोल है और उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रोल है, मैं चाहता हूँ वो तुम करो। तो जैसे उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट पावरफुल रोल है, तो उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि नेगेटिव रोल है या विलन का रोल है। तो मेरे जहन में, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था, तो थिएटर में हमारे में ये नहीं होता कि हम हीरो कर रहे हैं या विलन कर रहे हैं। जो मेन किरदार होता है, जिसको मिलता है, वो मेन एक्टर जो मिलता है, वो समझता है कि मैं मेन कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेन रोल कर रहा हूँ। तो चोपड़ा जी ने मुझे उसी भाषा में बात की, क्योंकि कि मैं एक पावरफुल रोल के लिए। तो मैंने जब उस रोल को पढ़ा तो मैं तो गदगद हो गया, और मेरे दिमाग में कहीं नहीं था कि मैं विलन कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। और उसको लेकर जिस तरह से जीनत अमान ने चर्चा करना शुरू किया सब लोगों को, जहाँ भी जाती थी शूटिंग करने, तो जितनी मोस्टली उस जमाने की हीरोइन थी, चाहे वो रीना रॉय थी, रेखा थी, हेमा मालिनी जी थी, राखी थी, प्रवीण, जूही चावला थी, जूही चावला तो बहुत बात की लोग हैं, श्रीदेवी, जयप्रदा, ये भी बहुत बात की हैं। तो मतलब उस जमाने की हीरोइन थी, टॉप की हीरोइन प्रवीण भाभी वगैरह, तमाम लोग, रेखा, राखी, तमाम लोगों ने जो है अपनी सहमति जताई मेरे साथ काम करने की। तो क्रेडिट है उस ऊपर वाले का, करम है, बड़े बूढ़ों की दुआएं हैं। तो मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला, और उसमें ये नहीं लगा कि मैं विलन कर रहा हूँ या मैं हीरो कर रहा हूँ, मैं रोल कर रहा। आप एक नाम भूल गए, उसमें स्मिता पाटिल जी थी। स्मिता पाटिल आपने बाद में शायद शादी भी की।
जी हाँ, मैंने बाकायदा, मेरा मतलब मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरा अपना हिस्सा है वो। तो मैंने, स्मिता बाद में आई, मतलब ये उस वक्त की टॉप की हीरोइन थी। स्मिता जो है एक सिनेमा से दूसरे इस सिनेमा में आते हुए उसका एक फेज था, वो 82-83 में उसने टेक ऑफ लिया था। आपने बी आर चोपड़ा साहब के साथ काम शुरू किया, फिर तो उनके बैनर के साथ ऐसा जुड़े कि लगातार उनकी सारी फिल्में करते रहे। चोपड़ा जी मेरे लिए पिता के समान हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, फिल्म इंडस्ट्री और चोपड़ा जी ने मेरे जन्म के बाद में मेरे नाम को उन्होंने जन्म दिया। समय खत्म हो रहा है, चलते चलते आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। जो समाजवादी पार्टी में ये हंगामा चल रहा है, इस्तीफे दे रहे हैं लोग, पावर सेटलमेंट हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? उनका आंतरिक मामला है, एक कलह है, कलह के कारण भी उन लोगों को दोनों को पता है, तो अपने आप या तो निपटारा करेंगे या निपटा देंगे। क्या लगता है कौन किसको निपटाएगा? अभी मैं बताने, या तो निपटारा करेंगे या निपटा देंगे। चलिए सर, राज बब्बर साहब के न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज बब्बर साहब, जिन्होंने हमें ना सिर्फ राजनीति के विषय में बताया बल्कि अपनी फिल्मों के बारे में बताया, ड्रामा के बारे में बताया, और जो छोटी बिंदु है टीवी के बारे में भी क्या कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। इतना नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस से बताया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन के नाम पर उनका कहना है कि उन्होंने जनता से गठबंधन किया, वो किसी दल से गठबंधन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी दल से गठबंधन बना करके सरकार बनाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ में आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।